मैं उनके ऐसा नहीं हूँ जो उनके पिता या उनके बेटे पर टिप्पणी करूँगा। वो अगर उनको ये सब सिखाया गया है बचपन से तो ये उनका निजी जीवन है, जो उनको लगे वो कह सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी उन्होंने कहा, जनता सब सुनती भी है, सब समझती भी है, सब देखती भी है। ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार जो उनमें अभी भरा हुआ है, उनको भी ये बात समझनी चाहिए, सत्ता आता भी है और सत्ता बदलता भी है। जहाँ तक इस पूरी घटना का सवाल है, जो उनको पीड़ा या जीतू भैया मेरे साथ जो भी कुछ हो, बात इतनी सी है कि भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि सिंधिया जी को आके सरकार बनाए। उनको लगता था कि वो सिर्फ कुछ विधायक तोड़कर सरकार बदल देगी, जो हमने होने नहीं दिया। तो ये पीड़ा आज भी उनके मन में है। आपको लगता है कि बयानबाजी हो रही है, उपचुनाव सामने है, तो इससे पूरा उपचुनाव का माहौल, जिस शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, जिसकी भाषा बोली जा रही है राजनेताओं के द्वारा, उससे पूरा माहौल कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बदलेगा? देखिए, इसमें भाजपा में एक दो कारण हैं जिससे उनको अभी बौखलाहट हो रही है और वो घबरा रहे हैं। एक तो क्या है, जो नए लोग कांग्रेस से छोड़ के जो भाजपा में आए हैं, उनको उनके बहुत सारे वरिष्ठ लोग झेल नहीं पा रहे हैं। एक तो ये कारण है। जिन जिन क्षेत्र में उपचुनाव होंगे, जहाँ पर कांग्रेस से छोड़ के आदमी आया है, तो वहाँ पर जो पुराने भाजपाई हैं वो खुद को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अन्य वरिष्ठ भाजपा के विधायक हैं, 3, 4, 5, 6, 7 बार के, जो लगातार पिछले 15 साल में मंत्री रहे थे, जो इस बार मंत्री नहीं बन पाए, हम लगातार प्रतिदिन इन सब के माध्यम से भी अलग अलग उनके बयान सुन रहे हैं कि किस प्रकार से वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार से वो निराश है और किस प्रकार से उनको लग रहा है कि भाजपा जैसी पहली पार्टी थी, अब वो नहीं बची। तो कहीं ना कहीं भाजपा के संगठन में एक भयंकर लड़ाई चल रही है उनके बीच में, जिसके कारण वो ऐसा आक्रामक चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ जो भी घटनाक्रम पिछले 3, 3.5 महीनों में हुआ है, जनता पूरी बात समझती है और उपचुनाव जब भी होंगे, पूरे प्रदेश की जनता ये बात साबित करेगी कि जो संगठन खरीद के सरकार बनाने का प्रयास करेगा, उस संगठन को कभी जनता माफ़ नहीं करेगी। अरविंद गुरु जी ने एक चीज और कही है, शिकार को लेकर कही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। शिकार पे जो कुछ कहना था, दिग्विजय सिंह जी पहले ही ट्वीट पर कह चुके हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा पुनः कि जो घमंड अरविंद जी दिखा रहे हैं वो उनके लिए सही नहीं है। चाहे खरीदी हुई सरकार में वो मंत्री बने हैं, लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है और आने वाले समय में जो भी उनके जो मुद्दे हैं, जनता खुद उनको सवाल देगी, उत्तर मगर एक चीज देगी। देखी जाए, जिस तरीके से विधायक गए, अब लोधी गए, फिर एक और गए सुन तक, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस में अभी भी एक दौर जा रहा है जाने का, लोग बाग जा रहे हैं, तो क्यों कांग्रेस अपने संगठन को बांध नहीं पा रहा, अपने विधायकों को बांध नहीं पा रहा है? क्या कमी आपको नजर आती है, कहाँ पर चूक हो रही है अभी भी? देखिए, पहले दिन से जो जो विधायक छोड़ के गए हैं, उनको इस बात का एहसास भी होना चाहिए है कि 18 महीने पहले, 19 महीने पहले वो कांग्रेस के चिन्ह पर जीत के आए थे। जनता ने उनको इसलिए भी वोट दिया था क्योंकि जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति था। उस चुनाव के बाद भी जो उपचुनाव हुआ था झाबुआ का, वहाँ पर भी हम रिकॉर्ड मतों से जीत हमने हासिल की थी। पूरे प्रदेश की जनता आज भी चाहती है कि कमलनाथ जी को पूरे 5 साल मिलने चाहिए थे। अब अगर कुछ ऐसे विधायक हैं जो आज के समय भाजपा के लोग भारी रकम का वादा कर रहे हैं और बड़े बड़े पदों का वादा कर रहे हैं, अगर उस लालच में विधायक छोड़ के जाएंगे तो मैं मानता हूं उनका आने वाला भविष्य खत्म हो जाएगा। और अगर जो विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के जो अब तक छोड़ के गए हैं, कहीं ना कहीं इनका पूरा भविष्य राजनीति में खत्म भविष्य में होगा। तो इनका उत्तर तो हम तभी इनको मिलेगा जब उपचुनाव होंगे। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जनता विधायक के प्रति काफ़ी कुछ झेल लेती है, लेकिन अगर उनका विधायक
भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर वो जनता का मत गिरवी रखकर 10-35 करोड़ रुपए खा के इस्तीफा दे दे तो वो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अभी भी दावा कर रही है कि 4 से 5 अभी भी कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामे और उपचुनाव में भी जाना है। तो इस दोनों चीजों से संकट से कैसे निपटेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को भी लगेगा ना कि कांग्रेस छोड़ के जब उसके विधायक ही जा रहे हैं तो उस पर भरोसा क्यों किया जाए। देखिए, ये बात स्पष्ट हम सबके नेता कमलनाथ जी ने की है। उन्होंने कहा है कि उनको कांग्रेस के हर एक विधायक पर पूरा भरोसा है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर कोई विधायक फिर भी छोड़ के जाए, फिर भी पैसों के लालच में आके वो पार्टी छोड़े, आजकल कोई भी बात जनता से नहीं छुपती है। अगर कोई भी विधायक ऐसा करेगा तो वही बदनामी पाएगा। तो इसलिए हमें तो अभी भी जो विधायक अभी कांग्रेस के साथ है, जो 90 विधायक हैं, हमको एक एक विधायक पर पूरा विश्वास है। वैसे भी विधानसभा होने वाली थी तो आज काफ़ी विधायक भोपाल में भी हैं, उनके साथ भी हम मीटिंग करेंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अब और कोई विधायक छोड़ के नहीं जाएगा। सब लोग तैयारी कर रहे हैं उपचुनाव की। सर, सीटों पे उपचुनाव होने तो उसमें किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या कुछ आने वाला हो? कितनी मेहनत अभी कांग्रेस को करनी है? क्योंकि अगर शिकस्त देने की अगर बीजेपी को सोच रहे हैं तो किस तरीके से क्या मेहनत करनी पड़े, क्या रणनीति है? देखिए, 20 मार्च को जिस दिन कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था, उसी दिन के बाद हम सब हर एक उपचुनाव की सीट पर तैयारी करना चालू हमने कर दिया था। इस उपचुनाव में मुख्य बिंदु ये रहेगा कि जो काम भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए, वो कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में करके दिखाया। चाहे वो कर्ज माफ़ी हो, चाहे फिर बिजली के बिल जो हमने 100 रुपये 100 यूनिट किए, खेती के अस्थायी कनेक्शन के बिजली के बिल जो हमने आधे किए, या फिर हम बात करें गौ माता की सेवा के लिए, भाजपा ने 15 साल में एक भी गांव में एक भी गौशाला नहीं खुलवाई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, कमलनाथ जी ने प्रति जनपद क्षेत्र में प्रथम साल में 30 से 50 गौशालाएँ खुलवाई और इस साल भी लगभग हर ज़िले में लगभग 100 नई गौशाला का आवंटन इस बार कमलनाथ जी ने दिया था। तो ये सब बातें ऑन द ग्राउंड जनता को पूरी इस बात का एहसास भी है। इसके अलावा भी ऐसे और बहुत सारे कार्य थे, चाहे वो भू माफिया के खिलाफ जिस प्रकार से हमने अभियान चलाया था, या फिर शुद्ध के लिए युद्ध का जो अभियान कमलनाथ जी ने प्रारंभ किया था। मेरे खुद के विभाग में हमने शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए जिनके पास आवासीय पट्टे नहीं थे, हमने उनका वितरण चालू करवाया था। भोपाल के लिए हमने भोपाल मास्टर प्लान जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था, आज 100 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन उसका फाइनलाइजेशन भाजपा की सरकार नहीं कर पाई है। मेट्रो का काम भोपाल और इंदौर में हमने प्रारंभ कराया था और हमने वादा किया था कि हम 2023 तक पहली लाइन भोपाल और इंदौर मेट्रो की प्रारंभ करेंगे। लेकिन जो अभी पिछले 100 दिन में एक प्रकार से जो लकवा हुआ है मध्य प्रदेश शासन को कि एक भी निर्णय नहीं हो पाया है, ना बजट का फाइनलाइजेशन हो पाया है, इससे पूरे प्रदेश के हर विकास कार्य में रोक लगी है। और ये बात भी जनता समझ रही है कि जब कोविड का पूरा संकट पूरे प्रदेश और देश पर था, तब भाजपा के लालच के कारण जो सरकार गिरी और जो स्थिति बनी है मध्य प्रदेश में कि एक प्रकार से यहाँ पर सरकार के हर विकास कार्य पर रोक लगी है, तो इससे एंड में नुकसान हुआ है आम जनता को। लेकिन जो कांग्रेस बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो मंत्री थे आपके समय के, चाहे वो तुलसी सिलावट हो, महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, इमरती देवी, ये लोग कह रहे हैं कि उस समय तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। देखिए, अगर स्वयं मंत्री ऐसी बात करेगा तो मंत्री किस लायक का? मंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है, एक सम्मान का पद होता है। अगर कोई भी संगठन चुनाव जीतने के बाद आपको मंत्री बनाता है तो आपका एक अलग अधिकार होता है। और अगर ये लोग मंत्री बनने के बावजूद ये कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर पाए, तो किस लायक के हैं ये लोग मंत्री बनने के लिए? मैं मानता हूँ कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनको एक इतना पावरफुल पद मिलता है मंत्री का, तो वो इतने सारे काम करवा सकते हैं। और अगर वो लोग काम नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं जो उनकी क्षमता है उस पर प्रश्न उठता है। आपको क्या लगता है कि गए? ये लोग गए क्योंकि इनको लालच था। बहुत सारी चीज़ें जो इनको दी गई
वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, हम सब जानते हैं किस प्रकार का लालच इन सबको दिया गया, कौन कौन से बड़ी बड़ी रकम इन सबको मिली है, ये किसी से छुपी नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ आम जनता बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई भी विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि भारी रकम लेके बैठ जाए, इस्तीफ़ा दे दे, तो वो कभी माफ़ नहीं करेगी, और यही होने वाला है इन लोगों के साथ में भी। सर राजनीतिक कमोबेश देखा जा रहा है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जैसी स्थिति बनती हुई दिखी है। देखिए, मैंने हमेशा सचिन पायलट जी को मैंने उनको बहुत फॉलो भी किया है। मैं उनको तो आज भी कांग्रेस पार्टी का ही नेता मानता हूँ। जो भी घटनाक्रम हुआ है, इसमें एक बात तो सामने आई है कि पायलट साहब ने स्पष्ट कहा है कि वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे। हम सबको भी यही उम्मीद है कि जो भी मतभेद या विवाद पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच में है, जल्द से जल्द ही ख़त्म हो, ताकि पुनः पायलट जी और उनके साथ जो भी विधायक हैं वो कांग्रेस के साथ ही रहें और सब मिलकर राजस्थान में विकास करें। सर क्या वजह लग रही है आपको कि नौजवान युवा पीढ़ी के जो नेता हैं, जैसे चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, सचिन पायलट हों, ये लोग नाराज होकर मतलब छोड़ने की बात करते हैं, एक ने छोड़ दी दूसरी छोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस में ना रहने की बात तो कह ही रहे हैं, चाहे वो बीजेपी में जाए या ना जाए। तो क्या वजह लगती है कि आप भी यूथ लीडर हैं, नौजवान हैं, नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? ये हो जा रहा है कि जो नौजवान लोग हैं वो छोड़ रहे हैं कांग्रेस। देखिए, जहाँ तक सचिन जी का सवाल है, मैं अभी भी मानता हूँ कि वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। उनने खुद, उनके हम अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी उनके पुराने इंटरव्यू देख रहे हैं, जिनमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनको इतना कुछ इतनी कम उम्र में मिला है, और उनको इस बात का एहसास भी है। 26 साल की उम्र में वो पहले सांसद बने, फिर 32 साल की उम्र में वो मंत्री बने केंद्र सरकार में, 36 वर्ष पर वो पीसीसी अध्यक्ष बने, 40 साल पर वो उप मुख्यमंत्री बने। तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनको, उनकी पहचान आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस पार्टी के कारण है। जहाँ तक सवाल सिंधिया जी का है, मैं मानता हूँ कि जो 18 साल वो सांसद रहे, वो भी केंद्र मंत्री रहे, उनको भी इतना कुछ सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया। और राहुल गांधी जी स्वयं कहते थे कि एक व्यक्ति जिसके पास अधिकार था, उनके पास बिना पूछे जो मिल सकते थे, वो सिंधिया जी थे। लेकिन फिर भी उनको ऐसी क्या बात उनके मन में आई, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कमलनाथ जी ने भी उनको वादा किया था कि चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष का पद हो या फिर राज्यसभा में सांसद का पद हो, वो देने के लिए तैयार थे। लेकिन फिर भी शायद सिंधिया जी ने पहले से ही मन बना लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो क्रेडिबिलिटी सिंधिया जी में पहले थी जब वो कांग्रेस में थे, आज वो क्रेडिबिलिटी जब से वो भाजपा में गए हैं वो पूरी ख़त्म हो गई है। और जनता भी एक प्रकार से हमेशा जो एक पॉजिटिव बातें उनके बारे में पहले कहती थी, आज जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो बात अब नहीं रही। आपको क्या लगता है उपचुनाव को लाभ मिलेगा या फिर किस तरीके से आप इसको लेके जाएंगे? मैंने तो मुझे लगता है कि लाभ तो पूरा इसलिए मिलेगा क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, जनता राजनीति में काफ़ी कुछ झेल लेती है, काफ़ी कुछ फिर भी बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर उनका जनप्रतिनिधि 18 महीने पहले उसी पार्टी के लिए वोट मांग रहा था और फिर अचानक से आधे टर्म भी नहीं हुआ पूरा और वो इस्तीफ़ा अचानक दे दे, और फिर जिस पार्टी से वो जीत के आया उसी पार्टी की बुराई करना चालू कर दे, और जिस पार्टी को निकारता था, जिस पार्टी के खिलाफ वो हमेशा बोलता था, उस पार्टी गोद में जाके बैठ जाए, तो जनता भी ये बात समझ जाएगी कि इनने कुछ बड़ा सौदा किया है। और यही बात जनता इस उपचुनाव में पूरे देश में एक मैसेज भेजेगी कि अगर विधायक लोग ये सोचते हैं कि वो सीट हासिल करने के बाद, जीतने के बाद उनकी विधानसभा सीट 10 या 20 या 30 करोड़ में बेच सकते हैं, तो जनता उनको इस बार ठीक करेगी।